हेलो स्टूडेंट्स, एनी एजुकेशन क्लासेस की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान विषय की जो कि कक्षा 7वीं के लिए मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा 2024-25 के लिए प्रदान की गई है। इसका अध्याय 3 ऊष्मा के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर हम किस प्रकार से दे सकते हैं। इससे पहले कि हम चैप्टर अपना स्टार्ट करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाले जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो सकेगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो, अध्याय 3, जिसमें कि दिया गया है ऊष्मा। इसमें परीक्षा के पूर्व की कुछ तैयारी दी गई है। इसमें हमें कुछ पदार्थों के देखिए चित्र बने हुए हैं। इनमें हमें ये बताना है कि कौन सा पदार्थ गर्म है और कौन सा ठंडा है। तो देखिए, जैसे कि आइसक्रीम का चित्र हमें यहाँ पर देख करके, जैसे हमने यहाँ देखा कि ये आइसक्रीम का चित्र बना हुआ है, हमें ये बताना है आइसक्रीम ठंडी है कि गर्म। तो आइसक्रीम कैसी होती है? ठंडी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। बर्फ, ये जो सर्कल बना है, ये इसका सर्कल देख के हमें यहाँ पर लिखना है कि ये बर्फ है जो कैसा होता है? ठंडा। सूर्य कैसा होता है? गर्म। और गर्म पानी कैसा होता है? गर्म। प्रेस या स्त्री, ये कैसी होती है? गर्म। तो हमें इसी प्रकार के बॉक्स को देखकर, आकृतियां देखकर इनके ठंडे या गर्म होना बताना है। इस प्रकार से हम इसका मतलब परीक्षा के पूर्व जो तैयारी दी गई है उसको हम बता सकते हैं। इसके आगे हम देखेंगे कि इसमें दिया गया है कि आप ऊपर दिए गए ये जो विश्लेषण करके चर्चा करके लिखना है कि आखिर वस्तुएं गर्म और ठंडी क्यों लगती हैं। तो इसमें हम बता सकते हैं कि ये वस्तुएं हमें ठंडी एवं गर्म इसलिए लगती हैं क्योंकि ये ऊष्मा का परिवहन कर सकती हैं और जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं। इसी कारण से ये वस्तुएं हमें ठंडी एवं गर्म लगती हैं। इसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें कि बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं, उनको हम देखते हैं कि उनके उत्तर हम किस प्रकार से दे सकते हैं। पहला जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वह है कि आप बर्फ के एक टुकड़े को गर्म पानी के गिलास में डालिए। निम्न में से ऊष्मा प्रवाह की दिशा कौन सी होगी? इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा कि पानी से बर्फ के टुकड़े की ओर, क्योंकि ऊष्मा हमेशा गर्म से ठंडे की ओर प्रवाहित होती है और हमने देखा कि पानी कैसा है? गर्म। इसलिए पानी से बर्फ की ओर जो ऊष्मा है वो प्रवाहित होगी, गर्म से ठंडे की ओर। चलिए अगला जो विकल्प है वो हम देखते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है कि कुछ जंतुओं के शरीर का तापमान निम्नानुसार दिया गया है। यहाँ पर हमें कुछ जंतुओं के शरीर का तापमान है वो दिया गया है। जैसे कुत्ते का सामान्य ताप दिया गया है 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। भेड़ का सामान्य तापमान दिया गया है 103.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। खरगोश का जो सामान्य तापमान दिया गया है 104.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन ये सामान्य तापमान है, लेकिन मापने पर जो वर्तमान स्थिति प्राप्त होती है वो देखिए, कुत्ते की 99.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, भेड़ 104.5 डिग्री फ़ारेनहाइट और खरगोश का 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब इसका अध्ययन करके हमें बताना है कि उपरोक्त में थर्मामीटर रीडिंग के अनुसार शरीर का वर्तमान ताप दिया गया है। बताइए इनमें से किसको बुखार है? तो सामान्य तापमान से जिसका तापमान अधिक होगा वो बुखार से ग्रसित होगा। तो देखिए यहाँ पर भेड़ जिसका 103.8 है इसका, लेकिन मापने पर कितना ज्ञात हुआ? 104.5। तो भेड़ है जो उसको बुखार होगा। और खरगोश का सामान्य तापमान है जो वो 104.2 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि मापने पर कितना प्राप्त हुआ है? 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमारा उत्तर हो जाएगा भेड़ और खरगोश, इन दोनों को क्या होगा? बुखार होगा, क्योंकि इनका जो तापमान है सामान्य से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो उसमें दिया गया है
कि बूझो ने मेले में दुकान से बर्फ का गोला खरीद कर खाया। उसके बाद वह कुछ और गोले खरीद कर दूसरे दिन खाने के लिए ले गया। उसने देखा कि बर्फ के गोले तेजी से पिघलने लगे। बर्फ के गोले को पिघलने से बचाने के लिए बूझो को क्या करना चाहिए? तो देखिए, बूझो को क्या करना चाहिए, जितने ये ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं उनमें से सटीक उत्तर होगा कि बर्फ के गोले को जूट के कपड़े से लपेट कर रखना चाहिए। इससे कि ऊष्मा का जो बाहर से अंदर की ओर जो ऊष्मा का परिवहन है वो रुक जाएगा और बर्फ जल्दी से पिघलेगी नहीं। चलिए, अब हम देखते हैं अपना अगला विकल्प जो है कि एक प्रयोग में छात्र बर्फ का एक टुकड़ा धातु की प्लेट पर रखता है तथा दूसरा बर्फ का टुकड़ा लकड़ी की प्लेट पर रखता है। कुछ समय बाद धातु की प्लेट में रखा टुकड़ा लकड़ी की प्लेट की अपेक्षा जल्दी पिघलने लगता है। निम्न में से उसका सही कारण क्या है? तो देखिए, धातु लकड़ी की अपेक्षा ऊष्मा की अच्छी चालक है और जो स्टील के प्लेट में जो बर्फ का टुकड़ा रखा था वो जल्दी से क्या होगा, पिघलने लगता है। क्यों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि धातु लकड़ी की अपेक्षा ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। हमारा अगला जो विकल्प है उसमें हमसे पूछा गया है कि थल समीर कहते हैं। तो थल समीर किसे कहते हैं? समुद्र की ओर से समुद्र की ओर लौटने वाली वायु को थल समीर कहते हैं। जो समीर स्थल की ओर से समुद्र की ओर चलती है उसे क्या कहते हैं हम? थल समीर। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र की ओर लौटने वाली वायु को थल समीर कहते हैं। इसको अभी हम आगे के प्रश्न में और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि थल समीर आखिर होती क्या है। अभी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसमें हमसे पूछा गया है कि डॉक्टरी थर्मामीटर की परास कितनी होती है, अर्थात डॉक्टरी थर्मामीटर में कहाँ से कहाँ तक के नंबर अंकित होते हैं। तो डॉक्टरी थर्मामीटर में 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का जो पाठ्यांक है वो अंकित होता है। इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। अगला जो विकल्प है उसमें हमसे पूछा गया है कि मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है। तो मनुष्य का जो सामान्य तापमान है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद अगला जो प्रश्न है इसमें हमसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है इसमें हमें। तो देखिए, पहला जो हमारा खाली स्थान है उसमें हमसे पूछा गया है कि ऊष्मा का प्रवाह सदैव गर्म वस्तु से खालिस्तान वस्तु की ओर होता है। तो ऊष्मा का जो प्रवाह है हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है, इसलिए हम भर देंगे ठंडी। ऑप्शन अगला जो खालिस्तान है उसमें हमसे पूछा गया है कि रबर, लकड़ी एवं प्लास्टिक ऊष्मा के खालिस्तान पदार्थ हैं। तो रबर, लकड़ी एवं प्लास्टिक हैं जो ऊष्मा के कैसे पदार्थ हैं? कुचालक पदार्थ हैं। चलिए, अगला हम अपना खालिस्तान देखते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र खालिस्तान होता है। तो दिन के समय जो स्थल है जल की अपेक्षा जल्दी क्या होता है? गर्म हो जाता है। अगला जो खालिस्तान है उसमें हमसे पूछा गया है कि समुद्र की ओर से स्थल की ओर चलने वाली वायु को क्या कहते हैं? तो स्थल की ओर चलने वाली समुद्री हवा को कहते हैं समुद्र समीर। और नंबर 5 में जो खालिस्तान पूछा गया है वह है कि सूर्य से हम तक ऊष्मा आने वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो सूर्य से हम तक आने वाले जो प्रक्रम है, ऊष्मा आती है, उस प्रक्रम को विकिरण कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम भर देंगे विकिरण। इसके बाद से अति लघुत्तरीय प्रश्नों की शुरुआत होती है, जिसमें पहला प्रश्न है जिसमें हमसे पूछा गया है ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते उनको परिभाषित कर उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए, ऐसे पदार्थ जो अपने में से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते, ये पदार्थ कुचालक कहलाते हैं और इनके उदाहरण प्लास्टिक, लकड़ी आदि हम दे सकते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनमें से ऊष्मा होकर नहीं जाती है वो क्या कहलाते हैं? कुचालक पदार्थ। अगला जो प्रश्न है इसमें हमसे पूछा गया है कि आपके आसपास पाई जाने वाली ऊष्मा की चालक तथा कुचालक वस्तुओं के नाम लिखिए। तो देखिए, इसमें आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। हमें अपने आसपास ऐसी वस्तुएं जो दिखाई देती हैं जो कि ऊष्मा की चालक होती हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे लोहे की छड़ गर्म हो जाती है तो ये ऊष्मा की चालक, हैंडपंप लोहे का बना होता है, चांदी धातु है, एल्यूमिनियम धातु है। सभी धातुएं ऊष्मा की कैसी होती हैं? चालक। और इनसे बने हुए पदार्थ, बर्तन सभी ऊष्मा के चालक होंगे। ऐसे ही ऊष्मा की कुचालक हमें वस्तुएं लिखना है, जैसे पुस्तक, स्केल, लकड़ी, प्लास्टिक, ये सभी
ऊष्मा की कैसी हैं, कुचालक वस्तुएं हैं। आप इनकी जगह अन्य नाम भी दे सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि क्या डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा धातु के स्थान पर अन्य धातु का उपयोग किया जा सकता है? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? तो देखिए, इसका उत्तर होगा नहीं। पारा धातु के स्थान पर किसी अन्य धातु का उपयोग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि पारा ही एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है और गर्माहट पाके इसमें प्रसार होता है। यह कांच से चिपकती नहीं है। जैसे ही इसको गर्मी मिलती है तो पारा धातु ऊपर की ओर प्रसार करने लगती है, जिससे हम पाठ्यांक आसानी से पढ़ पाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा कि पारा की जगह अन्य ऐसी कोई धातु का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि क्या डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा बर्फ के टुकड़े का तापमान मापा जा सकता है? यदि नहीं तो क्यों? तो देखिए, हमने अभी देखा था कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसका परिसर होता है जो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि बर्फ का तापमान कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जो डॉक्टरी थर्मामीटर है इसमें तो इतने नंबर, इतना पाठ्यांक अंकित ही नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम इस थर्मामीटर के द्वारा जो बर्फ का पाठ्यांक नहीं माप सकते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है उसमें हम देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि यदि हम सर्दियों में ऊनी वस्त्र के स्थान पर टेरिकॉट वस्त्र का उपयोग करें तो क्या होगा? तो देखिए, ऊन के रेशों के बीच में क्या वायु फंसी रहती है, और यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है। जब हम ऊन के जो वस्त्र पहनते हैं तो इनके बीच में क्या, ये ऊन रोए रोए से मिलकर बनी होती हैं और इनके बीच में क्या होती है, वायु फंस जाती है, वायु भर जाती है। और ऊन क्या करता है, ये जो वायु है हमारे शरीर की ऊष्मा से गर्म हो जाती है और इस ऊष्मा को बाहर जाने से ऊन रोक देता है और हमें गर्माहट का अनुभव होता है। जबकि टेरिकॉट वस्त्र एक ही परत से निर्मित होते हैं और इनमें ऐसी कोई वायु भी नहीं भरी होती है, इसलिए हमें ये ठंड से नहीं बचा पाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वह है कि कागज के बने प्याले में पानी गर्म करने पर कागज नहीं जलता है, जबकि पानी गर्म हो जाता है, क्यों? तो देखिए, इसका उत्तर हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कागज ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं होता है। हम जानते हैं कि कागज जो है ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं होता है, अर्थात कुचालक होता है। इसी कारण जब कागज से बने प्याले में पानी को गर्म किया जाता है तो कागज गीला हो जाता है, और जब इस कागज के पानी से गीला होने के कारण ऊष्मा का चालन पानी के कणों में तो हो जाता है, लेकिन कागज नहीं जल पाता है, क्योंकि कागज ऊष्मा का चालन नहीं करता है, पानी चालन करता है, इसलिए पानी गर्म हो जाता है और जो कागज है वो जल भी नहीं पाता है। इस प्रकार से हम इसका उत्तर दे सकते हैं। अगला 8वां प्रश्न है, जिसमें हमसे पूछा गया है कि बूझों ने समान आकार के कपड़े, जिनमें से एक का रंग पीला, एक का रंग सफेद और एक काले रंग का था, इसको धूप में सुखाने के लिए एक साथ रखा। बताइए कि कौन सा रंग कपड़ा जल्दी सूखेगा और क्यों? कौन से रंग का कपड़ा जल्दी सूखेगा? तो काले रंग का जो कपड़ा है वो जल्दी सूख जाएगा अन्य रंगों की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि जो गहरे रंग होते हैं वो ऊष्मा को अन्य रंगों की अपेक्षा अधिक अवशोषित करते हैं, जबकि हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं ऊष्मा को अवशोषित तो करते हैं, लेकिन इसके अधिकांश भाग को क्या कर देते हैं, परावर्तित। इसलिए इन्हें सूखने में जो गहरे रंग है उनकी अपेक्षा समय अधिक लगेगा। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा कि काले रंग का कपड़ा अन्य रंगों की अपेक्षा जल्दी सूखेगा। चलिए अगला जो प्रश्न है उसमें हमसे पूछा गया है कि गर्म दूध का तापमान मापने के लिए क्या प्रयोगशाला थर्मामीटर के स्थान पर डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग किया जा सकता है? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? तो देखिए, इसका जो उत्तर है वह होगा नहीं। क्यों? क्योंकि डॉक्टरी थर्मामीटर में तापमान की जो परास है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है, अर्थात हम इस थर्मामीटर से केवल 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक की वस्तुओं का तापमान माप सकते हैं, जबकि गर्म दूध का तापमान हर हाल में 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। तो इस प्रकार से हम गर्म दूध का तापमान डॉक्टरी थर्मामीटर से नहीं माप सकते, और यदि हमने ऐसा किया तो थर्मामीटर टूट भी सकता है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10, जिसमें कि हमसे पूछा गया है कि बूझों ने देखा कि उसके घर में पूड़ी तलते समय
तलने वाले बर्तन पर लगा लकड़ी का हत्था निकल गया, तो बर्तन को पकड़ने पर वह गर्म हो गया। बूझो जानना चाहता है कि वह बर्तन के सिरे तक गर्म कैसे हुआ। तो देखिए, बर्तन जो होगा वो किसी न किसी धातु से निर्मित होगा, और हम जानते हैं कि धातुएँ हैं जो ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती हैं। तो इनमें ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक चालन विधि के द्वारा जाती है। किस विधि के द्वारा? चालन, क्योंकि जो ठोस वस्तुएँ होती हैं उनमें ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो चालन प्रक्रिया के द्वारा होता है। इसी प्रकार बर्तन में भी इसी चालन प्रक्रिया के द्वारा ही जो ऊष्मा है उसका स्थानांतरण एक सिरे से दूसरे सिरे तक, बर्तन के सिरे तक हुआ, और इसी कारण जो बर्तन है अन्य सिरे तक भी क्या हो जाता है? गर्म। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला जो 11वां प्रश्न है उसमें हमसे पूछा गया है कि ऊष्मा स्थानांतरण करने में चालन और संवहन की प्रक्रिया में अंतर बताइए। तो देखिए, चालन जो प्रक्रिया है यह ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि है जो ठोसों में पाई जाती है, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी। इनमें जो प्रक्रिया है वो ऊष्मा स्थानांतरण की, उसे चालन कहते हैं। इसके बाद आती है संवहन प्रक्रिया। तो यह ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि है जो कि किसमें पाई जाती है? द्रवों में, जैसे कि जल, दूध आदि। इस प्रकार से हम चालन और संवहन में अंतर बता सकते हैं। अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 12, जिसमें कि हमसे पूछा गया है कि अधिक सर्दियों में आप एक मोटे कंबल या एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल में से किसका चुनाव करेंगे और क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, हम एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल का चुनाव करेंगे। क्यों? क्योंकि दो कंबलों के बीच में वायु की एक परत बन जाती है जो हमारे शरीर की ऊष्मा को बाहर ठंडे परिवेश में जाने से क्या करती है? रोकती है, और हमें गर्माहट का अनुभव होता है, और इस प्रकार से हम ठंड से बच सकते हैं। चलिए, इस प्रकार से हम इसका उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, नहीं सॉरी, इसी का 12 नंबर का प्रश्न है। 12, प्रश्न क्रमांक 12 का 12 नंबर का जो प्रश्न है उसको हम देखते हैं कि इसका उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जिसमें मौसम के अनुसार प्रभाव, अर्थात ठंड या गर्मी का हो, जो उसका अनुभव ना हो, प्रभाव ना पड़े। तो देखिए, इस प्रकार के भवनों का निर्माण संभव है। इसके लिए क्या किया जा सकता है कि भवन की जो बाहरी दीवार है उसको बनाते समय ऐसा बनाया जा सकता है जिससे कि उनके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए। और एक अन्य तरीका भी, इसके अलावा भी एक अन्य तरीका हो सकता है। एक तरीका ये हो गया कि दीवारों के बीच वायु की एक परत बन जाए, और एक अन्य तरीका ये हो सकता है कि भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जा सकता है, जिससे, जो कि आजकल उपलब्ध हैं, मिल जाती हैं आसानी से। और इन तरीकों का उपयोग करके हम ऐसे भवनों का निर्माण कर सकते हैं जो मौसम के अनुसार ठंडे या गर्म ना हो। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का जो उत्तर है वो लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13, जिसमें हमसे पूछा गया है कि बूझो को कक्षा 10 के बच्चों के शरीर का ताप डॉक्टरी थर्मामीटर के उपयोग द्वारा मापने के लिए कहा गया। बताइए कि डॉक्टरी थर्मामीटर से ताप मापते समय बूझो को कौन कौन सी सावधानियां रखनी होंगी। तो देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते समय बूझो को निम्न सावधानियां रखनी होंगी, जैसे कि थर्मामीटर को उपयोग करने से पहले और उपयोग करने के बाद इसको एंटीसेप्टिक घोल से साफ कर देना चाहिए, जिससे कि उसमें यदि कोई सूक्ष्म जीव है तो वो नष्ट हो जाए, और इस प्रकार उनसे होने वाली बीमारियों से भी बचा जा सके। इसके अलावा उपयोग से पहले पारे का जो तल है वो हमें देख लेना चाहिए कि यह 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे है कि नहीं। थर्मामीटर का उपयोग करते समय बल्ब को नहीं पकड़ना चाहिए। यदि बल्ब को पहले से पकड़ लिया तो उसका तापमान आ जाएगा उसमें। इस प्रकार से हमें ये सावधानी भी रखनी चाहिए। और पाठ्यांक पढ़ते समय तल को जो दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए, नहीं तो जो पाठ्यांक है हम सही से नहीं पढ़ पाएंगे। और थर्मामीटर को सावधानी से पकड़ना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि गिर जाए और ये टूट भी सकता है। और ये सभी सावधानियां हैं जो वो बूझो को भी रखनी चाहिए, क्योंकि थर्मामीटर का उपयोग करते समय यही सावधानियां रखनी होती हैं। इसके बाद जो प्रश्न है 12 नंबर में हमसे पूछा गया है वह है डॉक्टरी थर्मामीटर का सचित्र वर्णन कीजिए। तो डॉक्टरी थर्मामीटर है जो, इसका चित्र पाठ्य पुस्तक से आप बना सकते हैं,
थर्मामीटर का चित्र पाठ्य पुस्तक में दिया गया है और उससे आप बना सकते हैं। तो इसका हम वर्णन देखते हैं कि किस प्रकार से कर सकते हैं। तो डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक कांच की नली होती है, एक समान व्यास की होती है। ये नली कहीं पतली कहीं मोटी नहीं होती है। ये कैसी होती है? एक समान व्यास की। इसके एक सिरे पर एक बल्ब लगा होता है जिसमें पारा भरा रहता है और इसमें एक सेल्सियस स्केल बना होता है जिसमें कि 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का पाठ्यांक अंकित होता है। और इस प्रकार से डॉक्टरी थर्मामीटर है जो बना हुआ होता है। चित्र आप पुस्तक से बना लीजिएगा। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का जो उत्तर है उसको दे सकते हैं। चलिए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14। इसमें हमसे पूछा गया है कि समुद्र समीर तथा जल समीर को सचित्र समझाइए। तो देखिए समुद्र समीर क्या है? समुद्र तटीय क्षेत्रों में दिन के समय स्थल भाग की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है, जिससे स्थल के ऊपर की वायु भी गर्म हो जाती है। यह गर्म वायु हल्की होकर ऊपर उठने लगती है, जिसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर चलने लगती है। इस चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की वायु भी समुद्र की ओर बहती है। समुद्र की ओर से बहने वाली ठंडी वायु को समुद्र समीर कहते हैं। देखिए क्या होता है, समुद्र समीर क्या होती है कि जैसे ये हमारा भारत का एरिया है, ये क्या है हमारा भारत, और भारत के हमने नीचे वाला हिस्सा बनाया है केवल। यहाँ पर क्या होता है? समुद्र होता है। पूरे में क्या फैला रहता है? समुद्र। ये जो घटना है ये समुद्र तटीय क्षेत्रों में ही दिखाई देती है, समुद्र समीर और थल समीर। तो हम देख रहे हैं कि दिन के समय क्या होता है, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो पड़ती तो समान रूप से हैं, इस पे क्या बोलते हैं, समुद्र के ऊपर भी और थल के ऊपर भी। लेकिन जो स्थल भाग है समुद्र की अपेक्षा क्या होता है? जल्दी गर्म हो जाता है। और जब ये स्थल भाग गर्म होता है तो इसके ऊपर की वायु भी गर्म हो जाती है और ये वायु हल्की होकर के क्या होती है? ऊपर उठने लगती है। जब ये ऊपर उठेगी तो यहाँ एक खाली क्षेत्र निर्मित हो जाता है। इस खाली जगह को भरने के लिए समुद्र के ऊपर की जो ठंडी वायु है स्थल की अपेक्षा, ये ठंडी वायु आती है और इस स्थान पर बहने लगती है। तो क्या होता है, जब समुद्र की ओर से आने वाली ये ठंडी वायु स्थल की ओर आती है, इसी वायु को कहा जाता है समुद्र समीर। और रात्रि के समय है ना, जो यही घटना उल्टी होने लगती है कि जो भारत है इसमें क्या होता है, रात के समय शाम होते होते तक समुद्र का जो जल है गर्म हो जाता है। तो पानी का एक गुण होता है कि यह ना ही जल्दी गर्म होता है और ना ही ठंडा। अब रात्रि के समय ये गर्म हो गया तो आसानी से ये ठंडा नहीं होगा, लेकिन स्थल भाग जल्दी इसकी अपेक्षा जल्दी ठंडा और जल्दी गर्म हो जाता है। तो अब समुद्र के ऊपर की जो हवा है वो ऊपर उठने लगती है, क्योंकि यहाँ का भाग है जो वो गर्म है और ये गर्म है तो ऊपर की वायु भी गर्म होगी। तो अब यहाँ पर जो खाली क्षेत्र है वो निर्मित होने लगता है और हवा स्थल की ओर से आके यहाँ का स्थान लेती है। इस प्रकार से स्थल की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को थल समीर कहा जाता है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर दे सकते हैं थल समीर में हम लिख सकते हैं कि रात्रि के समय स्थल की अपेक्षा समुद्र का जल धीमी गति से ठंडा होता है और इसके ऊपर गर्म वायु ऊपर उठने लगती है, जिसका स्थान स्थल से बहने वाली ठंडी हवाएं ले लेती हैं और जिन्हें हम थल समीर कहते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, जिसमें कि हमसे पूछा गया है कि डॉक्टरी थर्मामीटर एवं प्रयोगशाला थर्मामीटर में अंतर लिखिए। तो देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर। तो डॉक्टरी थर्मामीटर है जो इससे केवल मानव शरीर का तापमान मापा जाता है, जबकि प्रयोगशाला थर्मामीटर से अन्य वस्तुओं का तापमान भी मापा जाता है। अब नंबर 2 पर हम बता सकते हैं कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर है इसका जो परास है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है और प्रयोगशाला जो थर्मामीटर है उसका जो पाठ्यांक परास है उसमें -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का पाठ्यांक अंकित होता है। और इसमें डॉक्टरी थर्मामीटर से जो हम पाठ्यांक लेते हैं वह उतना शुद्ध सटीक प्राप्त नहीं होता है, जबकि प्रयोगशाला थर्मामीटर से जो तापमान लिया जाता है वह है शुद्ध और सटीक इसकी अपेक्षा प्राप्त होते हैं। और एक और अंतर देखने को मिलता है कि जो थर्मामीटर है
जो डॉक्टरी थर्मामीटर है इसमें विभंग पाया जाता है और इसमें प्रयोगशाला थर्मामीटर में विभंग नहीं पाया जाता है। तो हमने प्रश्न हैं जो सारे प्रश्न के उत्तर देख लिए हैं, इन्हें हम इस प्रकार से दे सकते हैं। इसके बाद आया है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट नंबर 1 में कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है कि हमें अब थर्मामीटर लेना है और थर्मामीटर की सहायता से अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपनी सहेलियों को लेकर के उनका तापमान देखना है। जो स्कूलों में थर्मामीटर उपलब्ध कराए गए हैं उनको लेकर के आप अपने दोस्तों का जो ताप है उसको लीजिए और यहाँ पर अपने दोस्तों के नाम लिखिए और नाम लिखने के बाद सामने उसका तापमान लिख सकते हैं, जितना कि उसके शरीर का तापमान है। यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स के नाम लिख सकते हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट नंबर 2, इसमें क्या करना है, इसमें हमें देखना है कि किसी डॉक्टर या अपने निकट के किसी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और डॉक्टर को किसी रोगी का ताप मापते हुए देखिए और यह जानने का प्रयास कीजिए कि तापमापी का उपयोग करने से पहले उसे किसी द्रव में क्यों डुबोती हैं, डॉक्टर तापमापी को किसी द्रव में क्यों डुबोती हैं। तो देखिए हमने पहले भी ये पढ़ा है, सावधानियों में पढ़ा है कि यह जो द्रव है एक एंटीसेप्टिक घोल होता है और इसमें तापमापी को डुबाने से उसमें यदि कोई हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। वैसे आपको जाकर के आपके गांव में, आपके आसपास जो भी क्लिनिक है वहां जाकर के डॉक्टर से बात करके आपको ये चीजें लिखनी है। इसके बाद जो अगला है उसमें हमें क्या पता करना है कि तापमापी को जीभ के नीचे ही क्यों रखते हैं। तो आप जाके उनसे पूछ सकते हैं कि आखिर यहाँ इसे केवल जीभ के नीचे ही क्यों रखते हैं। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि हमारा मुंह शरीर के अन्य बाहरी भागों की अपेक्षा अधिक गर्म होता है। हम आपने महसूस भी किया होगा, नहीं किया है तो अभी भी कर सकते हैं। यही कारण है कि तापमापी को जीभ के नीचे रखते हैं, जिससे कि हमें शरीर का जो तापमान है सही सही पता चल सके। क्योंकि बाहर हाथ ठंडे हो जाते हैं, मुंह हमारा बंद रहता है, तो शरीर का जो तापमान है उससे हमें पता चल जाता है। अगला जो प्रश्न है इसमें हमसे पूछा गया है कि शरीर का ताप मापने के लिए तापमापी को मुंह के अतिरिक्त क्या शरीर के किसी अन्य भाग में भी रखा जा सकता है। तो बिल्कुल रखा जा सकता है। हाँ, तापमापी को मुंह के अतिरिक्त कंधे के नीचे, बाजू, जिससे कि हम बाजू या बगल कहते हैं, वहां पर भी तापमापी को रख करके जो तापमान है उसको मापा जा सकता है। चलिए, तो अगले प्रश्न का हमें उत्तर खोजना है कि शरीर के विभिन्न भागों का ताप समान है या अलग अलग। तो शरीर के विभिन्न भागों का जो तापमान है एक समान ना होकर के अलग अलग होता है, बल्कि औसत रूप से शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो शरीर के अलग अलग भागों का जो तापमान है वो अलग अलग होता है। इस प्रकार से हमने प्रोजेक्ट भी देख लिया है कि प्रोजेक्ट को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।